सोचो, अगर आपके पास एक सिंपल आइडिया हो और उस आइडिया से दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड बन जाए तो आपको कैसा लगेगा। ये कोई बच्चों की कहानी नहीं है, ये एक सच है और इसी से मिलता जुलता है नाइकी की कहानी। एक ऐसे लड़के की कहानी जिसका सिर्फ एक सपना था दुनिया के सबसे बेहतरीन दौड़ने वाले जूते बनाने का, लेकिन यही सपना आज 10 ट्रिलियन की कंपनी बन चुकी है। एक लड़का जो कभी स्पोर्ट्स नहीं खेला आज उसी के जूते को पहनकर बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन गोल्ड मेडल ला रहे हैं। तो यार, आज हम बात करने वाले हैं नाइकी की, कैसे ये यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया। आज आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो जिसने अभी तक लाइक नहीं किया वो लाइक कर दो और अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। साल है 1960 का। एक अंग लड़का फिल नाइट जो ओरिजॉन यूनिवर्सिटी का एक मिडिल डिस्टेंस रनर था, वो एक सपना देखता है कि क्यों ना हाई क्वालिटी और लो कॉस्ट जापानी शूज को अमेरिका में इंट्रोड्यूस किया जाए, क्योंकि उस वक्त जर्मन ब्रांड जैसे एडिडास और पूमा काफी डोमिनेंट थे। नाइट काफी पैशनेट थे रनिंग के बारे में और उसने स्टैनफॉर्ड यूनिवर्सिटी में एक पेपर लिखा था जिसमें उसने ये आइडिया दिया कि कैसे जापानी शूज को इम्पोर्ट करके अमेरिकन मार्केट में सेल किया जा सकता है। तो क्या नाइट ने बिना किसी बड़े पैसे या इन्वेस्टमेंट के वो सीधा जापान चले गए और वहां उसने ओनित्सुका टाइगर नाम के कंपनी से डील किया जो आज ASCIS के नाम से जानी जाती है। फिल नाइट को अमेरिकन मार्केट में ही जापानी शूज को इंट्रोड्यूस करना था। वो सब कुछ शुरुआत में बहुत छोटा था। नाइट अपनी कार के पीछे से शूज बेचा करते थे और साथ में उसने अपने कोच बिल बोरमैन को अपने साथ रख लिया था, जो खुद भी शूज को बेटर बनाने के लिए एक्सपेरिमेंट करता रहता था। बोरमैन की पैशन ने नाइकी कॉर्टरेज जैसे एक रिवोल्यूशनरी शूज डिजाइन को जन्म दिया। आज जो हम नाइकी के नाम से जानते हैं वो पहले ब्लू रिबन स्पोर्ट्स के नाम से जाना जाता था। एक वक्त आया जब नाइट और बोरमैन ने डिसाइड किया कि उन्हें अपनी खुद की ब्रांड क्रिएट करनी चाहिए। 1971 में उन्होंने ओनित्सुका को छोड़ दिया और अपना नया नाम नाइकी रखा, जो ग्रीक गॉडेस ऑफ विक्ट्री के नाम से इंस्पायर था। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट तब आया जब नाइकी का लोगो बना, जिसे हम आज शूज कहते हैं। ये लोगो एक डिजाइन स्टूडेंट कैरोलिन डेविडसन ने सिर्फ $35 में बनाया था, जो आज दुनिया का एक आइकॉनिक सिंबल बन चुका है। बट ये तो सिर्फ शुरुआत थी दोस्तों। अब आता है वो मोमेंट जब नाइकी ने दुनिया को हिला दिया। कैसे एक छोटी कंपनी ने $1 बिलियन एम्पायर बनाने का सफर किया। क्या वो एक डिसीजन था जो सब कुछ बदल गया? कौन सी चीज थी जिसने नाइकी को टॉप पर ले आया? आपको ये सब जानने को मिलेगा आगे, क्योंकि असली कहानी तो अब शुरू होती है। नाइकी की शुरुआत 1971 में हुई थी, पर इसके पीछे जितने सपने थे उतने ही ज्यादा मुश्किलें भी थी। फिल नाइट और बिल बोरमैन ने जब अपने ब्रांड को ऑफिशियली नाइकी का नाम दिया तो उन्होंने सिर्फ एक नई पहचान नहीं बनाई थी, बल्कि एक रिवॉल्यूशन शुरू किया था। लेकिन इस जर्नी में सब कुछ स्मूथ नहीं था। जब नाइकी ने अपना पहला प्रोडक्ट लॉन्च किया तो मार्केट में कंपटीशन काफी टफ था और उन्हें हर एक स्टेप पर चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। पहला बड़ा चैलेंजेस था उनके फाइनेंशियल रिसोर्सेज का। जब ब्रांड लॉन्च हुआ तो नाइट और बोरमैन के पास बड़े इन्वेस्टर नहीं थे जो उनके विजन को सपोर्ट कर सके। उन्होंने अपनी कंपनी चलाने के लिए पर्सनल सेविंग्स और छोटे इन्वेस्टर से फंडिंग इकट्ठा की थी। इनिशियल इन्वेस्टमेंट छोटी थी और ये उनके लिए एक रिस्की स्टेप था। इस वक्त एक गलत मूव उनके बिजनेस को कोलैप्स कर सकता था। पर नाइकी की स्टोरी इसी डेयरिंग डिसीजन के बाद और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है। फिल नाइट ने समझ लिया था कि प्रोडक्ट इनोवेटिव होना चाहिए और इसी आइडिया को लेकर बोरमैन ने एक ब्रेक थ्रू कॉन्सेप्ट सोचा। बोरमैन का गोल था एक ऐसा शू बनाना जो रनिंग एक्सपीरियंस को बदल दे। उन्होंने अपने किचन में एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया और एक वफेल आयरन का यूज करके शू का नया सोल डिजाइन किया, जो लाइट वेट होने के साथ साथ ग्राउंड ग्रिप भी देता था। ये शू का कॉन्सेप्ट नाइकी के पहले मेजर ब्रेक थ्रू के रूप में सामने आया, द वफेल ट्रेनर। इस शूज का डिजाइन इनोवेटिव था, लेकिन उसे प्रमोट करना और सेल करना और भी बड़ा चैलेंज था। मार्केट में स्टेबलाइज्ड ब्रांड से कंपटीशन करना आसान नहीं था। पहला स्टेप था प्रोडक्ट को स्पोर्ट्स इवेंट्स में प्रमोट करना। नाइकी ने लोकल रनिंग इवेंट्स और ट्रैक रेस में अपने शूज को शोकेस करना शुरू किया और धीरे धीरे इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी। एथलीट्स ने जब नाइकी के शूज को पहना और उनकी परफॉर्मेंस देखी तो वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी काफी तेजी से फैली। नाइकी के लिए दूसरा बड़ा मूवमेंट था जब 1972 के ओलंपिक ट्रायल्स में उन्होंने अपने शूज को शोकेस किया। ये उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि दुनिया भर के टॉप एथलीट्स उन्हें देख रहे थे। नाइकी कॉर्टरेज शूज काफी पॉपुलर हुए और इस इवेंट के बाद नाइकी का नाम लोकल स्पोर्ट्स सर्कल में स्टेबलाइज हो गया। लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं था। पहली सफलता
सफलता के बाद भी कंपनी को काफी स्ट्रगल फेस करने पड़े। नाइकी को अपना मास प्रोडक्शन सेट करना था और उसके लिए उन्होंने फैक्ट्री सेटअप की, जिसमें काफी ज्यादा कॉस्ट लगी। एक और चैलेंज था कि नाइकी को अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को एक्सपांड करना था ताकि शूज ज्यादा से ज्यादा जगह अवेलेबल हो सके। इसके लिए उन्होंने नेशन वाइड स्टोर्स के साथ पार्टनरशिप किया और अपने प्रोडक्ट को रिटेल स्टोर में स्टॉक करना शुरू किया। नाइकी की कहानी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा था उनका एथलीट एंडोर्समेंट मॉडल। उन्होंने ये समझ लिया था कि अगर वो अपने ब्रांड को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो उन्हें टॉप एथलीट के साथ टाई अप करना होगा। वॉरमैन खुद एक रियोन कोच थे तो उनके कनेक्शन काफी हेल्प कर रहे थे। नाइकी ने कुछ बड़े एथलीट को अपने शूज टेस्ट करने के लिए दिया और जब इन एथलीट्स ने उन शूज को अप्रूव किया तो नाइकी का क्रेडिबिलिटी काफी बढ़ गया। ये वो वक्त था जब नाइकी ने प्रोफेशनल एथलीट के साथ स्ट्रॉन्ग टाइज बनाना शुरू किया, जो आगे चलकर उनकी सक्सेस का एक मेजर रीजन बना। एक और ब्रेक थ्रू तब आया जब नाइकी ने अपनी आइडेंटिटी को एक कल्चरल आइकन बना दिया। ये ब्रांड सिर्फ एक स्पोर्ट्स वेयर कंपनी नहीं था, बल्कि उन्होंने अपने मार्केटिंग कैंपेन्स में यूथ कल्चर को टैप करना शुरू किया। नाइकी के कैंपेन सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में नहीं होते थे, बल्कि उन्होंने इंस्पिरेशन और मोटिवेशन के थीम्स को अपने मैगजीन्स में शामिल किया। नाइकी का मैसेज हमेशा से ये था कि एनीवन कैन अचीव ग्रेटनेस, चाहे वो एथलीट हो या एक आम इंसान। नाइकी के इनोवेटिव प्रोडक्ट्स, स्मार्ट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज और एथलीट के साथ स्ट्रॉन्ग टाइप्स ने उन्हें एक ऐसे पोजीशन पर ला दिया था जहां से उनकी जर्नी अनस्टॉपेबल बन गई थी। यार ये तो बस एक छोटा सा पार्ट था नाइकी का। असली धमाका तो तब हुआ जब उन्होंने एक ऐसे प्लेयर को अपने ब्रांड के साथ जोड़ा जो पूरी NBA का स्टार था, माइकल जॉर्डन, और उनके लिए एक ऐसा शू डिजाइन किया जो स्पोर्ट्स के साथ साथ एक कल्चरल आइकन बन गया। अब सवाल ये है, कैसे नाइकी और माइकल जॉर्डन का ये कोलैबोरेशन दुनिया का सबसे बड़ी मार्केटिंग सक्सेस बन गई? कैसे एयर जॉर्डन के आने के बाद नाइकी की दुनिया ही बदल गई? बस आप एंड तक बने रहिए, कुछ सेकंड में आप सब जान जाएंगे। दोस्तों 1984 का टाइम था और नाइकी एक ग्लोबल ब्रांड बनने के लिए बास्केटबॉल की दुनिया में एक ऐसा वजह चाह रहा था जो उनका नाम ऊपर उठा सके। माइकल जॉर्डन, जो यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना के लिए खेलता था, NBA में एंट्री ले चुका था और उन्होंने अपने टैलेंट से सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। लेकिन ये जान लेना जरूरी है कि नाइकी और माइकल जॉर्डन की मुलाकात और उनके बीच की डील कैसे हुई थी, क्योंकि ये डील एक बिजनेस रिवोल्यूशन कहलाई थी। नाइकी के उस वक्त बास्केटबॉल सेगमेंट में बहुत कम प्रेजेंस थी। कन्वर्स और एडिडास जैसे ब्रांड ऑलरेडी मार्केट में टॉप कर रहे थे। माइकल जॉर्डन खुद भी एडिडास के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते थे, क्योंकि एडिडास तब जॉर्डन का फेवरेट ब्रांड था। लेकिन एडिडास को लगता था कि जॉर्डन उतने बड़े प्लेयर नहीं है कि उनके लिए फुल फ्लैग शूज लाइन बनाई जा सके। कन्वर्स ने भी अपना इंटरेस्ट दिखाया, लेकिन उनका ऑफर भी कुछ खास नहीं था। इस बीच नाइकी के मार्केटिंग जीनियस सोनी वैक्रो ने जॉर्डन को साइन करने का एक बड़ा प्लान बनाया। सोनी ने नाइकी के को फाउंडर फिल नाइट को समझाया कि जॉर्डन फ्यूचर का सबसे बड़ा स्टार बन सकता है। फिल नाइट ने पहले इस आइडिया को रिस्क कंसिडर किया, क्योंकि नाइकी उस वक्त रनिंग शूज के लिए फेमस था, बास्केटबॉल के लिए नहीं। लेकिन सोनी वैक्रो ने नाइकी के हेड होंचो को कन्विंस कर दिया, अगर जॉर्डन को साइन किया जाए तो नाइकी के लिए एक नई मार्केटिंग खुल सकती है। नाइकी ने जॉर्डन को $5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया था, जो उस वक्त के लिए जॉ ड्रॉपिंग अमाउंट था, क्योंकि किसी भी एथलीट को इस लेवल का एंडोर्समेंट मिलना अनहियर्ड था। जब माइकल जॉर्डन के पेरेंट्स को नाइकी ने अपनी ऑफर के साथ बुलाया तो उन्होंने जॉर्डन को इनकरेज किया कि नाइकी के साथ डील साइन करे। नाइकी ने माइकल जॉर्डन के लिए सिर्फ एक शू नहीं, बल्कि उनके नाम पर एक अलग ब्रांड एयर जॉर्डन बनाने का प्रॉमिस किया था। जॉर्डन को नाइकी के ओरिजॉन हेडक्वार्टर पर बुलाया गया, जहां उन्हें पूरा प्लान दिखाया गया कि कैसे उनका सिग्नेचर शू मार्केट में आएगा। जॉर्डन को पहले थोड़ा डाउट हुआ था, लेकिन नाइकी का विजनरी अप्रोच और उनके मार्केटिंग के प्लान्स ने जॉर्डन का डिसीजन बदल दिया। नाइकी ने जॉर्डन के लिए एक अलग लाइन का प्रोडक्शन और एक फुल फ्लैग मार्केटिंग कैंपेन डिजाइन किया, जो सिर्फ जॉर्डन की पर्सनालिटी को हाईलाइट करे। नाइकी का विजन था कि माइकल जॉर्डन को एक ब्रांड आइकन बनाएंगे और उनके एयर जॉर्डन शू का हर मॉडल मार्केट में एक क्रेज बन जाएगा। 1985 में नाइकी ने पहला एयर जॉर्डन 1 लॉन्च किया और आपको जान के हैरानी होगी कि इस शूज को NBA ने बैन कर दिया था, क्योंकि ये NBA के यूनिफॉर्म रूल्स के खिलाफ था। नाइकी ने इसे अपने फेवर में टर्न किया और बैन बाय NBA के टैगलाइन बना के शूज को मार्केट में एक रिबेलियस फैशन आइकन के तौर पर प्रमोट किया। हर जवान लड़का, हर बास्केटबॉल फैन इन शूज को पहनना चाहते थे। नाइकी ने जॉर्डन के साथ मिलके बास्केटबॉल को न सिर्फ स्पोर्ट्स में बल्कि स्ट्रीट कल्चर और फैशन का भी हिस्सा बना दिया। दोस्तों ये थी नाइकी की धमाकेदार जर्नी, एक सपना जो दुनिया को हिला गया। अगर ये कहानी आपको इंस्पायर कर गई तो लाइक जरूर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आने वाली कहानियाँ और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी। अगला चैप्टर मिस किया तो कुछ बड़ा मिस कर देंगे। तो मिलते हैं एक नए सफर के साथ।